गुरुकुल उज्जीवन की ओर से आप सभी लोगों को नमस्कार। NISM सीरीज़ 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हमने कवर किए हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स एवेन्यूज डज नॉट ऑफर इनकम ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसको एक बार सिर्फ रीड करना है, दूसरी बार उसको अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें पूछा क्या है, एवेन्यूज। एवेन्यूज मतलब होता है रास्ते, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के हमारे कौन से इसमें से रास्ता नहीं है रेगुलर इनकम का, वो बताना है हमारे को। तो विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज डज नॉट को फोकस करना है, ऑफर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस। हमारी रेगुलर बेसिस में इनकम होती है, जैसे आप जॉब करते हो तो आपको रेगुलर सैलरी आती है, ठीक है। किसी ने रेंट पे दे रखा उसको आती है, ठीक है। किसी ने ब्याज पे पैसे दे रखे उसको रेगुलर। तो ऐसे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है रेगुलर सोर्स जो इनकम नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर ए है रियल इस्टेट, ऑप्शन नंबर बी है फिजिकल गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है स्टॉक्स और ऑप्शन नंबर डी है डिबेंचर्स। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, और इसका सही आंसर है फिजिकल गोल्ड। देखो, रियल एस्टेट क्या होता है, जमीन हो गई या जमीन में बना हुआ फ्लैट, घर, दुकान, कुछ भी हो गया। स्टॉक्स क्या होते हैं, आपके शेयर मार्केट में जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो डिविडेंड देते हैं एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट और रेगुलर वैल्यूएशन देते रहते हैं, तो आप उसको खरीद बेच सकते हो, तो वो आपको रेगुलर इनकम दे रहा है। डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स तो एक प्रकार का लोन ही है, तो इसमें आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। तो फिजिकल गोल्ड क्या है, सिर्फ एप्रिशिएट होता है, रेगुलर इनकम नहीं देता। हम उसको पहन लेते हैं, घर में रखते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, म्यूचुअल फंड स्कीम सोल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर मस्ट बी। देखो, म्यूचुअल फंड ना कई तरीके से बेचे जा सकते हैं या खरीदते हैं। एक हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते हैं, दूसरा हम डायरेक्ट भी खरीद लेते हैं। तो इसमें बात हो रही है जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होगा तो उसमें क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑफरिंग हाईएस्ट रिटर्न, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा म्यूचुअल फंड देगा जो बहुत हाईएस्ट रिटर्न दे रहा हो। बी हैविंग लीस्ट एक्सपेंस रेशियो, जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो। सी सूटेबल टू द इन्वेस्टर नीड्स एंड सिचुएशन, जो सूट करता हो इन्वेस्टर की ज़रूरत को और उसकी सिचुएशन के हिसाब से। और डी है ओनली एन इंडेक्स फंड, केवल इंडेक्स फंड, ठीक है। तो हम इसका सही आंसर देखते हैं अब क्या है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। और इसका सही आंसर है सी, सुटेबल टू द इन्वेस्टर्स नीड एंड सिचुएशन। देखो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो वो ध्यान में रखता है कि जो भी मेरे सामने इन्वेस्टर है, क्या उसको सूटेबल है ये वाला म्यूचुअल फंड, ठीक है, क्या उसकी ज़रूरत है इसमें, और जो उसकी अभी सिचुएशन है क्या उसको सूट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर ध्यान में रखता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग्स द फॉलोइंग एसेट कैटेगरीज कैन आल्सो बी परचेज फॉर कंजम्पशन पर्पसेस अपार्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। देखो, कोई भी एसेट्स कैटेगरीज होती है ना, हम उसको परचेज करते हैं, कंजम्पशन के लिए भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक फ्लैट खरीदा रहने के लिए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको कंजम्पशन कर रहे हो, मतलब उसमें रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने एक और फ्लैट खरीद लिया, वो किस लिए खरीदा, इन्वेस्टमेंट के लिए। कल की डेट में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, हम इसको सेल कर देंगे, या फिर इसमें हम इसको रेंट पे दे देंगे और इससे हम रेगुलर रेंट लेते रहेंगे। तो इसमें यही पूछा है कि ऐसा कौन सा इसमें से एक एसेट कैटेगरी है जिसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए तो खरीदते ही हैं, साथ के साथ हम उसको कंजम्पशन भी करते हैं। तो ऑप्शन ए रियल इस्टेट, ऑप्शन बी स्टॉक्स, ऑप्शन सी बॉन्ड्स और ऑप्शन डी डिबेंचर्स। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है रियल इस्टेट। देखो, रियल इस्टेट हमें पता होना चाहिए होता क्या है। रियल इस्टेट होता है जमीन या जमीन से जुड़ा हुआ कुछ भी, जैसे खेत हो गए आपके, आपका घर पे जमीन पे बना हुआ घर हो गया, या आपकी दुकान हो गई, फ्लैट हो गए, ये सारे क्या हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, ये रियल इस्टेट है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर उसका आंसर देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
और क्वेश्चन नंबर 4 है द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जो करेंसी होती है ना, जैसे भारत की करेंसी रुपए है, रुपए की ताकत जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। उसकी जो परचेजिंग खरीदने की जो क्षमता है, पावर है, वो क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे आपने सुना होगा हमारे दादा लोग क्या बोलते थे कि 1 रुपये में हम 2 किलो घी ले आते थे, ठीक है। आज की डेट में क्या हो गया, भिखारी भी 10 रुपये से नीचे नहीं मानता, 1 रुपये दोगे तो वो सोचेगा ये खुद ही भिखारी है, ठीक है। तो उसको भी हमको 10 रुपये देने पड़ते हैं। क्यों हुआ ये, क्योंकि रुपए की पावर कम हो गई। तो इसमें हमको ये बताना है कि ये जो परचेजिंग पावर करेंसी की है चेंज क्यों होती है। तो ऑप्शन ए है एसेट एलोकेशन, ऑप्शन बी है कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है इन्फ्लेशन और ऑप्शन डी है डाइवर्सिफिकेशन। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, और इसका सही आंसर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई दर, ठीक है। आज आप जो पॉलिटिशियन पार्टी होती है विपक्ष में, वो हमेशा बोलती है महंगाई बढ़ गई है ना, या महंगाई क्या आपको लग नहीं रहा, खुद ही महंगाई बढ़ गई। जैसे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, दालों के दाम बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस वजह से चेंज आ रहा है हमारी करेंसी में, इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो बढ़ रही है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, ठीक, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक। तो ये इन्फ्लेशन के कारण हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर अप एंड डाउन होती रहती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द रियल रेट ऑफ रिटर्न। देखो हम रिटर्न का मतलब बदले में हमको जो मिल रहा है, हमने कहीं किसी को पैसा दिया तो हमको क्या रियल रेट में रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि टैक्स और खर्चे ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न हम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। रिटर्न उसको हम मानेंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर को मिलता है सारे खर्चे लेस करने के बाद। ऑप्शन बी है रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर टैक्सेस, जो टैक्स उसमें लग रहे हैं उन टैक्स को माइनस करके जो मिल रहा है वो रियल रेट ऑफ रिटर्न है। ऑप्शन सी है रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क, जो उसमें रिस्क है। अब रिस्क को कैसे एडजस्ट करेंगे ये आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन डी है रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जो इन्फ्लेशन का रोल है उसको एडजस्ट करके जो हमको रियल मिलेगा उसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, वो चेक करते हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। एडजस्टिंग इन्फ्लेशन इसलिए कह रहे हैं, मान लो आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और 1 साल के बाद आपको 1 लाख पे 6% के रेट से इंटरेस्ट मिला, मतलब 1 लाख पे आपको 6,000 रुपये मिले 1 साल के बाद। लेकिन जो आज आप 1 लाख रुपए से सामान खरीद सकते हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर 1,08,000 रुपये में मिले आपको। तो आपका पैसा क्या हुआ, 2,000 रुपये तो घट गया, बड़ा तो है ही नहीं। और वो क्यों हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रही है 8% से और आपको रिटर्न मिल रहा है 6% से, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इंक्रीज द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, ठीक है। ये पूछ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में ना 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। व्हेन द इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट ब्याज दर है वो इकोनॉमी में मतलब किसी भी देश की वो बढ़ती है, अगर ब्याज दरें बढ़ेगी तो प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स मतलब जो बॉन्ड पहले से चल रहे हैं उनके साथ क्या होगा, ठीक है। इसमें नए बॉन्ड के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जो एग्जिस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी उनके बारे में। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, फ्लक्चुएट करेगा। ऑप्शन बी है, और सी है डिक्रीज, घटेगा। तो इसका सही आंसर क्या है वो चेक करते हैं हम, और इसका सही आंसर है डिक्रीज, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, मान लो इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट है वो बढ़े हैं लेकिन वो आज बढ़े, लेकिन आज से जो 1 साल पहले था वो तो घटे हुए थे, तो इसीलिए वहाँ भी हमको बॉन्ड्स पे कम इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है। लेकिन आज इंटरेस्ट बढ़ गया तो जो आज के नए बॉन्ड हो गए उसमें हमको बढ़ के मिलेगा, तो जो पुराने वाले वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है डैश इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड
पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस द स्कीम इज लिक्विडेटेड। अब देखो इसमें जो वर्ड है लिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है? लिक्विडेटेड मतलब जब आप उस म्यूचुअल फंड के अपनी यूनिट्स को सेल कर देते हैं, ठीक है, रिडेम्पशन कर लेते हैं और बदले में आपको कैश मिल जाता है, मतलब आपके बैंक में पैसा आ जाता है, उसको कहते हैं लिक्विडेटेड करना, ठीक है। तो इसका आंसर हम चेक करते हैं। ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। एसेट अंडर मैनेजमेंट से हमको पता चलता है नेट एसेट वैल्यू, इससे हमको पता चलता है मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इससे चलता है ये एग्जिट लोड क्या लग रहा है, इससे हमें पता चलता है, ठीक है, कि कितना पैसा हमको मिलने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। जो आपकी नेट एसेट वैल्यू होगी, जो आपकी स्कीम में जो उसकी नेट एसेट वैल्यू चल रही होगी वो आपको मिलेगा, ठीक है, जब आप उसको लिक्विडेट करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 8 है ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। जो एक हर कोई भी म्यूचुअल फंड होता है उसकी एक इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है, तो ये होता है कि नहीं, ये बताना है हमारे को कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना। ट्रू फॉल्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं एनआईएसएम सीरीज में और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर भी हमको फोकस रखना है अपना, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? और इसका आंसर है ट्रू, बिल्कुल सही है। कोई भी म्यूचुअल फंड होता है ना तो उसका एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ना। जैसे कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, जो उसका रिटायरमेंट का फंड है वो सेफ रहे और थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, लेकिन उसमें रिस्क ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कोई यंग है, उसकी फर्स्ट जॉब लगी है, अच्छी सैलरी है, तो उसका उद्देश्य होता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, क्यों, उसके पास लंबा टाइम है उसको अगर लॉस भी होता है तो रिकवर करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। इन मतलब एडवांटेज मतलब फायदा, इन 3 में से हमको म्यूचुअल फंड का क्या फायदा है, मतलब क्या फायदा मिल रहा है हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। ऑप्शन ए है कस्टमाइज पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो कस्टमाइज हो सकता है, मतलब आपको जो जो चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में वो आप अपने तरीके से रख सकते हैं, ये फायदा मिलता है। ऑप्शन बी है कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, आपको एक सुविधा मिल जाती है, आप बाय कर सकते हैं स्टॉक्स को या बॉन्ड्स को डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट उनको खरीद ले, तो ये फायदा मिलता है। और तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का मतलब होता है आपको एक बड़े पैमाने में फायदा मिलता है, ठीक है। जैसे इंटरनेट से आपको क्या हुआ, आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप एक्सेस कर पा रहे हो इंटरनेट के थ्रू, है ना, वहाँ चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब हो गया कितने बड़े पैमाने पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या होता है, अब अगर हम आरडी में करते हैं या एफडी में करते हैं तो हमारा पैसा एक फिक्स जगह रहता है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो भी कैसे रियल इस्टेट में कर सकते हो, मान लो कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जो दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे क्या हुआ, आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ गया, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, और भी इसके बारे में हम भी एक छोटा सा वीडियो इसमें डाल देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है द ट्रांसपेरेंसी लेवल इन म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, मतलब कोई भी झोल झाल नहीं हो रहा है, ठीक है। आप कुछ भी खरीद रहे हो, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी था, क्रिप्टो करेंसी एक ही दिन में 4 गुना बढ़ रहा है, अगले दिन गिर रहा है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था क्यों बढ़ रहा है क्यों गिर रहा है ना। एलोन मस्क एक ट्वीट करता था और वो 50 गुना बढ़ जाता था, मतलब कारण क्या था पीछे पता ही नहीं चलता है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हम बोलेंगे है, नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, वो आपको बताना है, और इसका सही आंसर है फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड में है और बहुत अच्छी है। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, ठीक है, वो हमको एक एक चीज पे
नए नए अमेंडमेंट ला करके इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता रहता है, नए नए रूल्स ला के, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और अगेन बता रहा हूँ, और ये बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, आप जब भी क्वेश्चन अटेंड करेंगे प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के आंसर ना दें, उसको पहले रीड करें, फिर उसको पढ़ें, फिर उसके वर्ड्स पे फोकस करें, फिर ऑप्शंस देखें, तभी उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। नहीं तो आप एक्साइटमेंट में गलत कर देते हैं बहुत सारे। तो आपको पढ़ना है, 1 2 3 टाइम्स पढ़ना है, टाइम मोर देन इनफ होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच अमंग्स द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट। देखो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, ओपन एंड, क्लोज एंड, है ना। तो ये पूछ रहा है इसमें कि फिक्स मैच्योरिटी डेट मतलब, मैच्योरिटी मतलब जिस दिन, जैसे हम कहते हैं ना, हम इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसकी मैच्योरिटी होती है, या हम आरडी करते हैं उसकी मैच्योरिटी होती है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं हम, उसकी मैच्योरिटी होती है। तो वो यही पूछ रहा है कि इस म्यूचुअल फंड में कौन से वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनकी फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है। तो पहला है ओपन एंडेड फंड, जिनका ओपन एंड ओपन होता है, वो फिक्स मैच्योरिटी वाले हैं। दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं उनकी फिक्स है। तीसरा है क्लोज एंडेड फंड, जिनका एंड क्लोज है, वो फिक्स मैच्योरिटी वाले हैं। या डी इंटरवल फंड, जो इंटरवल फंड होते हैं उनकी फिक्स मैच्योरिटी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है क्लोज एंडेड फंड। देखो ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्लोज एंडेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एंड क्लोज है, फिक्स है। वहीं आप ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो ओपन एंडेड है, उसका एंड क्या है, ओपन है, मतलब कभी भी बाहर निकल सकते हो। इसका एंड क्या है, क्लोज है। तो ये क्या हो गया, फिक्स मैच्योरिटी डेट वाला प्लान है। फिक्स मैच्योरिटी डेट लिखा है इसमें, ये ध्यान में रखना। फिक्स मैच्योरिटी पैसा नहीं मिल रहा है हमारे को, फिक्स मैच्योरिटी की डेट है केवल, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्सपेंसेस दैट कैन बी चार्ज बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन स्कीम आर लिमिटेड बाय। देखो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है, लिमिटेड बाय पूछा है, किससे चार्ज हो रहा है ये नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, जो एक्सपेंस खर्चे होते हैं वो चार्ज करती है एसेट मैनेजमेंट। अब देखो कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके अपने खर्चे होते हैं। जब आपका वो म्यूचुअल फंड रन कर रही है, उसमें टीम है, उस टीम की सैलरी है, बिल्डिंग है, रेंट है उस बिल्डिंग का, उसमें एसी चलेंगे, अब गर्मी आ रही है, ठीक है। तो इन सब खर्चों को वो वसूल किससे करती है, इन्वेस्टर से। लेकिन ये कितना इन्वेस्टर से वसूल करेगी, कितना परसेंट लेगी, कौन से म्यूचुअल फंड में कितना लेगी, ये कौन डिसाइड करता है? तो ऑप्शन ए है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। ऑप्शन बी है इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि तुम कितना लोगे हमसे। ऑप्शन सी है ट्रस्टी, जो उस म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी होगा वो डिसाइड करता है। और ऑप्शन डी है फंड मैनेजर, जो उस फंड को मैनेज कर रहा होगा वो डिसाइड करता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है दोस्तों सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो है वो डिसाइड करती है कि म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो कितना चार्ज करेगी एक्सपेंस, किससे, इन्वेस्टर से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो ट्रू फॉल्स आ गया फिर से। इस 3 में से हमको ट्रू कौन सा है वो बताना है। तो पहला है, इन्वेस्टर होल्ड द म्यूचुअल फंड यूनिट इन मार्केट्स लॉट्स ऑफ 100। जो इन्वेस्टर है ना, वो होल्ड कर सकता है म्यूचुअल फंड का यूनिट्स को लॉट्स में, जो 100 के लॉट में होगा वही होल्ड कर सकता है। ऑप्शन बी है, इन्वेस्टर कैन नॉट होल्ड म्यूचुअल फंड यूनिट इन फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट। फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट नहीं कर सकता, ये पूछ रहा है। कैन नॉट होल्ड 1 2 3 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं कर सकता। ऑप्शन सी है, इन्वेस्टर कैन होल्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट। ये कह रहा है इन्वेस्टर होल्ड कर सकता है 1 2 3 नंबर फ्रैक्शन ऑफ 1 के, उसमें भी होल्ड कर सकता है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, इन्वेस्टर कैन होल्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछता है, आप केले लेने गए, आपने 1 दर्जन केले लिए। अब आपको आप अकेले ही हो तो आप 1 दर्जन का क्या करोगे, आपको चाहिए मान लो 4 ही केले चाहिए।
तो केले वाला क्या बोलेगा आपको, नहीं भैया तुम तो दर्जन ही लो, नहीं, आपको जितने चाहिए उतने देगा। सेम म्यूचुअल फंड, आपको जरूरी नहीं कि लॉट में खरीदने 100 के, 10 के, 20 के, आपको जितना खरीदना आप उतना खरीद सकते हो। ठीक है, तो इन्वेस्टर कैन होल्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट, वो खरीद सकते। क्वेश्चन नंबर 14 है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज। देखो किसी भी म्यूचुअल फंड के ना 3 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस 3 डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एनआईएसएम पूछता है। ठीक है, जैसे इसमें पूछ रखा है SAI से रिलेटेड, मतलब स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, ये पूछा है कि इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड क्या करती है, किस पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एप्लीकेबल टू ओनली क्लोज एंड स्कीम्स, कि जो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये केवल जो क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हीं पे एप्लीकेबल होती है। ऑप्शन बी है एप्लीकेबल टू ओनली स्पेसिफिक स्कीम, कोई एक पर्टिकुलर कोई स्कीम होगी, कोई स्पेसिफिक स्कीम है उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन सी है एप्लीकेबल टू ओनली ओपन एंडेड स्कीम, ठीक है, कि ये सिर्फ जो ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसी पे एप्लीकेबल होती है। और ऑप्शन डी है कॉमन टू ऑल स्कीम्स, मतलब स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन सबके लिए कॉमन है। ठीक है, सब पे कॉमनली एप्लीकेबल होती है। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं अभी, और इसका सही आंसर है कॉमन टू ऑल स्कीम्स। देखो एक म्यूचुअल फंड है, कोई भी XYZ म्यूचुअल फंड है, उसकी स्कीम इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट है SID, वो तो डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे होती है, मान लो उसका कोई ओपन एंड भी है, उसका क्लोज एंड भी है, उसका डेब्ट फंड भी है, उसका इक्विटी फंड भी है, ठीक है, उसके गोल्ड ETF भी चल रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर एक जो स्कीम है उसका इन्फॉर्मेशन अलग होगी। ठीक है, लेकिन पूरे म्यूचुअल फंड का जो एक इन्फॉर्मेशन होगी उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब मान लो आपने एक ओपन एंड म्यूचुअल फंड खरीदा, आपके भाई ने क्लोज एंड खरीदा, तो आप दोनों की जो स्टेटमेंट स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन दोनों के पास स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेम होगी, क्योंकि एक ही म्यूचुअल फंड है लेकिन स्कीम अलग है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। अब देखो क्वेश्चन अगेन अच्छे से पढ़ना है, इसमें फॉल्स पूछा है, फॉल्स कौन सा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है टाइम स्टैंपिंग इज रिलीवेंट फॉर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि जो टाइम स्टैंपिंग है ये रिलीवेंट होता है ना, ये मतलब उसके लिए मान्य होता है कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फिनेंशियल दोनों में। ठीक है, और बी में क्या कह रहा है, टाइम स्टैंपिंग इज रिलीवेंट ओनली फॉर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड नॉट फॉर नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑप्शन ए गलत है, मतलब ऑप्शन ए फॉल्स है, ऑप्शन बी फॉल्स है, या दोनों फॉल्स हैं, ए और बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, क्या होना चाहिए, और इसका सही आंसर है, मतलब जो इसमें फॉल्स है वो है बी। ठीक है, बी गलत है, टाइम स्टैंपिंग इज रिलीवेंट ओनली फॉर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड नॉट फॉर नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ये सबसे पहले ये बताओ ये टाइम स्टैंपिंग है क्या, ये किस बला का नाम है ना, यही हमारे को समझ नहीं आ रहा है। तो देखो सबसे पहले टाइम स्टैंपिंग का मतलब है आप गूगल ट्रांजैक्शन करते हो, आप बैंक में ट्रांजैक्शंस करते होंगे। ठीक है, तो जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम आता है उसका। ठीक है, टाइम आता है, डेट आती है, दोनों चीज़ें आती हैं, है ना, तो इसी को टाइम स्टैंपिंग कहते हैं। तो ये अब जब इसमें बोला फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो पैसे से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन है उसमें तो ये एप्लीकेबल होता ही है, लेकिन नॉन फिनेंशियल में कैसे होता है, नॉन फिनेंशियल में ऐसे होता है जैसे आपके पास NISM सीरीज़ का एडमिट कार्ड आएगा, आपने टाइम दे रखा है, तो आपका 3/30 से एग्ज़ाम है, डेट है उसमें, तो ये भी तो ये भी एक टाइम स्टैंपिंग हो गई ना, स्टैंप लगाओ, आपकी टिकट है जितनी भी रेलवे की, उन सब में फिक्स होता है आप कौन सी डेट में कौन सी ट्रेन में कितने बजे से कितने बजे मतलब ट्रैवल करोगे, तो वो टाइम स्टैंपिंग है। इसलिए इसमें बी फॉल्स हो गया, क्योंकि बी में क्या कह रहा है कि टाइम स्टैंपिंग इज रिलीवेंट ओनली
फॉर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉट फॉर नॉन फिनेंशियल। तो इसका सही मतलब टाइम स्टैम्पिंग दोनों पे एप्लीकेबल है। किसी और तरीके से भी क्वेश्चन पूछे तो टाइम स्टैम्पिंग में आप कंफ्यूज मत होना। तो ठीक है दोस्तों, इसी आखिरी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप में से कोई लोग जो म्यूचुअल फंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसमें एडिशनल क्लासेस भी इसमें कर रहे हैं। हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन पे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।